आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और इस चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। इस चित्र में बहुत सारी चीजें दिख रही है और इस चित्र को देखेंगे तो समझने को बहुत सारी चीजें जो है वो समझी जा सकती है, देखने को बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक चित्र जो है वो हजारों लाखों शब्दों के बराबर होता है। यानी कि एक चित्र से आप पूरे इसके संसार को या फिर कहें तो इसके कहने के आधार को समझ सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आपको यह चित्र इसलिए दिखा रहा हूं, आपके साथ यह चित्र इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि अब हम लोग एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आप लोगों को आपके क्लास 8 में एसएसटी के एक चैप्टर के तौर पर, एक अध्याय के तौर पर पढ़ना है। अध्याय संख्या 6 द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और वह जो चित्र था वो इसी रिवॉल्ट का, इसी विद्रोह का, 1857 वाले विद्रोह का ही वह चित्र था, जिसमें हम लोगों ने उस चित्र को इसलिए देखा, मैंने आप लोग को वो चित्र इसलिए दिखाया क्योंकि अब जिस अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं वो चित्र इस अध्याय का आधार है। और अब हम लोग जो जो चीजें देखेंगे वो सारी चीजें हम लोग अब बात करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के आधार पर आने वाले अलग अलग पहलुओं का, क्योंकि यह आप लोगों को आपके क्लास 8 में एसएसटी के अध्याय संख्या 6 के तौर पर पढ़ना है, जो कि पृष्ठ संख्या 53 से स्टार्ट होता है, 53 से शुरू होता है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को यह दिख रहा है सामने, साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। आप लोग पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो सारी चीजें हैं ये उसी पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर सिर्फ नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ साथ स्किल को भी निखारने के लिए कार्य किया जाता है। यानी कि अब हम लोग एसएसटी के हिस्ट्री का एक पार्ट चैप्टर नंबर 6 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सोशल साइंस, सोशल स्टडी टीचर, अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं और सबसे पहले मैं बात करूंगा की हाइलाइट्स का, यानी कि लेखक और प्रकाशक के द्वारा दिया गया वो कुछ बिंदु जिसके आधार पर इस पूरे अध्याय की रचना की गई है, इस पूरे अध्याय की संरचना की गई है, उसकी बात हम लोग शुरू में कर लेते हैं और आप लोग ये पढ़ के समझ पाएंगे कि आप लोगों को इस अध्याय में समझना क्या क्या है और मैं समझाने क्या क्या जा रहा हूं। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इस अध्याय में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को बात करनी है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहां पर 187 लिखा हुआ है, यहां पर 5 छूट गया हुआ है, यहां पर 1857 होगा। तो सबसे पहले हम लोग को बात करनी है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 है क्या, था क्या। फिर हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट की, यानी कि इसके कारण क्या थे, किस कारण से ये रिवॉल्ट, इस विद्रोह की शुरुआत हुई। हम लोग बात करेंगे स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट की, कैसे ये जो रिवॉल्ट था, ये जो विद्रोह था, ये आगे बढ़ा। मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट की भी बात करेंगे, कुछ कौन से वो अलग अलग केंद्र थे जहां से यह रिवॉल्ट जो है आगे बढ़ा, या विद्रोह जो है वो आगे बढ़ा। कॉजेज ऑफ फेल्योर, यह रिवॉल्ट जो है कैसे असफल हो गया, क्योंकि यह रिवॉल्ट जो है, अगर बात करते हैं कॉजेज ऑफ फेल्योर की, तो इसका मतलब यह है कि यह रिवॉल्ट जो है वो फेल कर गया था। तो क्या कारण थे, कैसे फेल कर गया, सफल क्यों नहीं हुआ, उसकी भी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि फेल होने के बावजूद यह रिवॉल्ट हमारे लिए कैसे लाभकारी हो गया, एडवांटेजेस ऑफ द रिवॉल्ट के अंतर्गत ये भी बात होगी। हम लोग नेचर ऑफ द एलाइट एंड पीजेंट पार्टिसिपेशन, यहां पर हम लोग बात करेंगे जो उच्च वर्ग के लोग और जो कृषक वर्ग के लोग थे, उन लोगों का कैसा व्यवहार रहा इस रिवॉल्ट के प्रति। हम लोग बात करेंगे आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट की, यानी कि इस रिवॉल्ट से हमें प्राप्त क्या हुआ, लोगों को, समाज को क्या प्राप्त हुआ। और हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, हम लोग इस रिवॉल्ट के नेचर के, स्वभाव के प्रकार की भी बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, बात शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं लेट्स स्टार्ट विथ वाली चीजें जो सामने लिखी हुई है। यहां पर कुछ बच्चे हैं और यहां पर उनकी शिक्षिका है। तो एक बच्ची पूछ रही है अपने, ये शिक्षक ही है, सर है, हालांकि लिखा हुआ है सर, तो लिखा हुआ है यहां पर, एक बच्ची पूछ रही है सर
वुड यू काइंडली टेल अस अबाउट सेपेउ म्यूटिनी? क्या आप मुझे बता सकते हैं या क्या आप मुझे बताएंगे या फिर आप मुझे बताइए सेपोए म्यूटिनी के बारे में। ये सेपेउ म्यूटिनी जो है वो है क्या? सेपेउ म्यूटिनी का मतलब क्या है? यह बच्ची जो है अपने शिक्षक से पूछ रही है। तो अब शिक्षक कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि सेपेउ म्यूटिनी विच इज ऑल्सो नोन एज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज अ वाइड स्प्रेड बट अनसक्सेसफुल रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857-58। वो जो पूछी है कि सेपेउ म्यूटिनी क्या है, तो ये शिक्षक कह रहे हैं कि सेपेउ म्यूटिनी को हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, जो कि भारत के लोगों के द्वारा अपने अंग्रेज शासक के खिलाफ एक विद्रोह किया गया था। और यह जो विद्रोह था यह बागियों के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में यह अनसक्सेसफुल यानी कि असफल रह गया। और यह जो विद्रोह का जो काल है, समय है, वो 1857 से 1858 का है। Begun in मेरठ by Indian troops sepoy in the service of the British East India Company, it spread दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ। ये शिक्षक अपने विद्यार्थी को यह बताते हैं कि इस सेपेउ म्यूटिनी की शुरुआत मेरठ यानी कि आज के भारत के उत्तर प्रदेश के एक जिला मेरठ में हुआ था, जहां पर इंडियन ट्रूप या फिर कहें तो सेपोए का मतलब सिपाही होता है, भारतीय सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। और बाद में यह मेरठ से आगे बढ़ा और दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक बढ़ता चला गया। आज की बात करें तो दिल्ली जो है एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है भारत देश का, जबकि आगरा, कानपुर और लखनऊ मेरठ वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। आगे बात करते हैं, इन इंडिया इट इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये शिक्षक अपने विद्यार्थी को कहते हैं कि भारत में ये जो सेपेउ म्यूटिनी है, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है, इसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की प्रथम युद्ध के तौर पर भी जानते हैं, और भी इसके अलग अलग नाम हैं। यानी कि सेपेउ म्यूटिनी क्या है, यह इस शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थी को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है वी हैव, पृष्ठ संख्या 53 पर है, वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द ब्रिटिश हैड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एज द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। हम लोगों ने पिछले अध्यायों में देखा है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत में अपने आप को एक बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित कर लिया था। A large part of India was directly under British administration। भारत का अधिकांश हिस्सा जो है वो सीधा सीधा अंग्रेज शासन, अंग्रेज प्रशासन के अधीन चला गया था। Other areas were indirectly controlled by the British as the ruler of these area acknowledged British supremacy। जबकि वो क्षेत्र जो सीधा सीधा अंग्रेजों के अंतर्गत या नियंत्रण में नहीं था, वो इनडायरेक्टली या फिर कहे तो अप्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं था वो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन था, क्योंकि वहां का जो शासक था वो भी अंग्रेजों के सुपरमेसी को, अंग्रेजों के दबदबा को, अंग्रेजों के नियंत्रण को मान चुका था। द मुगल एम्पायर अंडर बहादुर शाह जफर एग्जिस्टेड ओनली इन नेम एज दे हैड नाइदर टेरिटरी नॉर पावर। मुगल एम्पायर जब बहादुर शाह जफर के शासनकाल में था, एग्जिस्टेड ओनली इन नेम, वो सिर्फ नाम के आधार पर ही चल रहा था। एज दे हैड नाइदर टेरिटरी नॉर पावर, न तो उसके पास कोई क्षेत्र था, न तो उसके पास कोई शक्ति थी। बट इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट द मास ऑफ इंडियन एक्सेप्टेड द डोमिनेशन मीकली। लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि यहां पर जो भारत की अधिकांश जनता थी उसने ये गुलामी स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की या मुगलों की। ऑन द कॉन्ट्रेरी द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सप्रेस देयर एंगर थ्रू प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्ट। और इसी के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं समाज के, भारतीय समाज के, उन्होंने अपना विद्रोह, अपना गुस्सा, अपना जो बहिष्कार वाला जो तरीका है वो समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ दिखाया था। आगे, हार्डली अ ईयर elapsed without an uprising taking place to one place or another। शायद ही वो कोई साल होगा जहां पर कोई ऐसा विद्रोह न हुआ होगा अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के द्वारा।
Revolt occurred almost regularly even in territories that were under the direct control of the company's administration. यहाँ पर सिर्फ हम लोग यह नहीं कह सकते कि रिवॉल्ट जो है वो उन सारे जगहों पर हुआ जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। यहाँ पर रिवॉल्ट जो है लोगों के द्वारा छोटे छोटे स्तर पर वहां पर भी हुआ जो कंपनी के यानी कि अंग्रेजों के सीधा सीधा नियंत्रण में थे। Many of these rebels were ordinary people, peasant and tribal people led by disposed ruler, beggared zamindar and patwaris and disgruntled local chiefmen। और ये जो बागी थे जो विद्रोह कर रहे थे वो आम जनता थी, आम लोग थे, वो किसान थे, वो आदिवासी लोग थे, वो और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा पटवारी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। There were also several mutinies by Sepoy on the company's army. There were also several mutinies by Sepoy of the company's army. और भी बहुत सारे ऐसे म्यूटिनी, बहुत सारे अलग अलग चीजें जो है सिपाहियों के द्वारा हुआ जो कंपनीज आर्मी में कार्य कर रहे थे। Many of these rebels were joined by soldiers from previously disbanded regiment or those from defunct army of former ruler। Many of these rebels were joined by soldiers। बहुत सारे ऐसे बागी जो थे वो ज्वाइंट बाय सोल्डर, उसमें और भी बहुत सारे सोल्जर और भी बहुत सारे लोग आ रहे थे फ्रॉम प्रीवियसली जो पहले से अलग अलग जगहों से निकाले गए थे या फिर शासकों के द्वारा निकाले गए थे। और दोज फ्रॉम डिस्फंक्ट आर्मी ऑफ फॉर्मर रूलर। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 54 पर आ चुके हैं। लिखा हुआ है दीज प्रोटेस्ट हाउएवर वे आर लार्जली लोकलाइज्ड। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों के, ये सब एक स्थानीय स्तर पर हो रहा था और एक स्थानीय तौर पर ही चल रहा था। हेंस द ब्रिटिश सप्रेस्ड देम इजीली। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसीलिए चूंकि स्थानीय स्तर पर हो रहा था इसीलिए अतः हेंस द ब्रिटिश सप्रेस्ड देम इजीली, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा यह बहुत आसानी से दबा दिया जा रहा था, यानी कि ऐसे विद्रोह बहुत जल्दी समाप्त हो जा रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। अब हम लोग एक बड़े विद्रोह की बात करेंगे जो इन सिपाहियों के द्वारा, इन सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसको हम लोग शुरू करेंगे अगली कक्षा में। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।